स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर की बात। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो हमें इसमें 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो पहला है भाषा। तो भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम होता है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। आपने अपने वातावरण में कई प्रकार का माहौल देखा होगा, पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनी होंगी। तो पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनी हैं आपने, तो उनमें कोई भिन्नता होती है। भिन्नता कैसे होती है कि पशु पक्षियों की आवाज़ कोई आवाज़ नहीं होती है, उसे भाषा के अंतर्गत नहीं लिया जाता। अब है देखो, कई बार संकेतों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, लेकिन उन संकेतों का कभी कभी सही मतलब नहीं निकलता है। जैसे सिर हिलाकर आप कहीं जाएंगे या कोई टीचर से पूछेगा, टीचर ने सिर हिला दिया, तो अगर उसका सही मतलब नहीं निकला तो ये व्यर्थ जाता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये विचार अपूर्ण होते हैं और स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं। इनसे सभी जगह काम नहीं चल सकता है, एकाएक कहीं एक ही जगह इससे काम चलता है। अब नीचे की दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो चित्र देखेंगे, ये विद्यालय की 7वीं कक्षा का चित्र है। आज आपके विद्यालय में हिंदी की परीक्षा है। आपके हिंदी शिक्षक आपको परीक्षा के नियमों की जानकारी दे रहे हैं। नियमों को समझाने के बाद शिक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे। आपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा शुरू किया, प्रश्नों के उत्तर लिखने प्रारंभ किए। परीक्षा का समय पूरा हो जाने के बाद उत्तर पुस्तिका या आपकी कॉपी बोल सकते हैं जिस पे आपने पेपर किया है, वो एकत्रित या सबमिट कर ली गई है। शिक्षक ने आपके उत्तरों को पढ़ा और उन पर अंक दिए। अब बताइए उत्तर है इसका। शिक्षक ने परीक्षा के नियम कैसे समझाए होंगे? तो शिक्षक ने परीक्षा के नियम आपको बोलकर ही बता सकते हैं। और आपने उन नियमों को कैसे समझा? तो सुना होगा। फिर आपने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? लिखकर। शिक्षक ने उसे अंक दिए पढ़कर। अब आगे चलते हैं। देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। वह इसके माध्यम से दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता है, वह भाषा कहलाता है। सिंपल सी बात करें तो भाषा वह माध्यम होता है जिसमें व्यक्ति अपने मन के भावों विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। अब भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। अब मौखिक क्या होता है? जब हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, बोलकर हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। या दूसरों के देखो, एक दूसरे में वार्तालाप होगी तो एक दूसरे की बात सुनेंगे, जैसे टेलीफोन पर बातचीत, नाटक, टीवी, रेडियो सुनना, ये सब मौखिक के उदाहरण है। अब है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं तो मौखिक लिखित भाषा होती है। जैसे पत्र लिखना, पत्र पढ़ना, मोबाइल पर संदेश भेजना, संदेश प्राप्त करना, यानी भाषा के जिस रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब कुछ विद्वानों के अनुसार माँ या पिता की भाषा पुत्र को मिलती है, जिस पैतृक संपत्ति पुत्र को ही मिलती है। उसी प्रकार भाषा भी उसे धरोहर के रूप में मिल जाती है।
किंतु यह मतलब गलत है। अगर किसी भी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था से इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में ही रखा जाए तो वह बड़ा होकर अंग्रेजी ही समझने और बोलने लगता है, तब वह उसकी मातृभाषा होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण से भाषा ग्रहण करता है। तो इससे आपको बता दें कि स्पष्ट तो इससे होता ही है कि मनुष्य अपने वातावरण से ही भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। अब भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, तो जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त वाणी। बोलते समय हम उन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ये ध्वनियाँ आपस में मिलकर तरह तरह के शब्द बनाती हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध का प्रयोग वाक्यों से बनता है। इससे धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ है। अब आते हैं आगे विभिन्न भाषाओं पे। तो विभिन्न भाषाओं की बात करें तो विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अरबी है, फारसी, अंग्रेजी है, रूसी है, चाइनीज़ है, जर्मन है, फ्रांसीसी भाषा है। लेकिन देखो, ये सब देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन उनके देश की एक ही भाषा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल और पंजाब में पंजाबी। आप देख सकते हैं पंजाब में पंजाबी। तो और पूरे विश्व के अलावा भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसे बहुभाषी देश भी कहा जाता है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाएं आप जान लें। तो पहला है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, डोगरी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, असमिया, कोंकणी और मैथिली, और मणिपुरी, संथाली और बोडो। और अब आगे की बात है, भारत में उपयुक्त सभी भाषाओं में अपेक्षाकृत हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अतः भारतीय संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को इसे भारत राष्ट्र की राजभाषा घोषित किया गया। यह दिन प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो भारत में हिंदी का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। तो आपको बता दें 3 प्रकार से कैसे होता है। ऐसे राज्य जहां शासन, शिक्षा तथा राजकाज की भाषा हिंदी है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान निकोबार। देखो, ऐसे राज्य हैं जहां शासन व्यवस्था भी, शिक्षा भी और सरकारी कामकाज भी सब हिंदी में चलते हैं। अब दूसरा है ऐसे राज्य जहाँ हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये राज्य हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। अब द्वितीय भाषा का तो दूसरे नंबर पे इस भाषा को लिया जाता है। वहाँ पे इनकी पहली जो राज्य की भाषा होगी उसको मान्यता दी गई होगी फर्स्ट लैंग्वेज में। अब ऐसे राज्य जहाँ हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। संपर्क में आपसी प्रयोग में जो भाषा लाई जाती है, तो ये राज्य देख लें आप, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है और पश्चिम बंगाल है। अब हिंदी भाषा का महत्व जानते हैं। देखो, विश्व में सबसे बोली जाने वाली तीसरी भाषा है हिंदी। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग अत्यंत सरल से किया जा सकता है। भारत के अलावा सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंग्लैंड, ट्रिनिडाद आदि देशों में इसका पठन पाठन की सुविधा है। बहुत से देश इसे पढ़ाया भी करते हैं। हिंदी में अरबी, फारसी के अनेक शब्द होते हैं और सभ्यता के विकास के साथ इससे अन्य भाषाओं का मेल भी हुआ है।
अब भाषा और बोली की बात करते हैं। भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है। भाषा एक बड़े स्तर पर होती है, बोली एक छोटे स्तर पर होती है। अब छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में हिंदी के अतिरिक्त अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली आदि बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ब्रज, कन्नौज, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगड़ू, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी बोलियां प्रचलित हैं। हिमाचल तथा उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी। अब बात करेंगे मानक भाषा की। तो मानक भाषा होती क्या है? जब किसी भाषा का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है तो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। देखो, जब भाषा बड़े क्षेत्र में प्रयोग की जाती है तो उसमें बोलियों का ही प्रभाव पड़ता है। इस सुधार को करने के लिए मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा से उसका विविध रूपों भाषा की विविध रूपों में कौन सा रूप शुद्ध है तो उसे मानक भाषा कहा जाता है। इसका निर्णय मानक के रूप में किया जाता है कि ये शब्द आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। जैसे हिंदी में कई वर्णों को दो दो रूपों में लिखा जाता है। जैसे लिए, आप देख सकते हैं इसमें, देखो लिए है, गए हैं, आई है, मंदिर है आदि। ऐसे स्थिति में इनके कौन सा रूप मानक है, यह भ्रम होना स्वाभाविक है। इस दशा में जिस रूप को शिक्षित जन प्रयोग में लाते हैं उसका मानक रूप माना जाता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किस जगह किस शब्द का प्रयोग होना है। अब है, हिंदी में कई वर्णों दो दो रूपों में लिखा जाता है, सही बात है। अब मानक रूप देख लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो देखो, ये अमानक रूप भी दिए हैं, मानक भी दिए हैं। अमानक रूप का होता है तो ताव का लिख दिया, वक्त हो गया, ब्रह्मा हो गया, चिन्ह हो गया, प्रहलाद हो गया, विद्वान हो गया। तो देखो, अब उन्हें भाषा में परिवर्तन ही करना एक मानक रूप होता है कि जैसे जैसे दौर बदलता जाता है वैसे वैसे हिंदी भाषा का विकास किया जाता है। तो नए नए शब्द आते हैं, नए नए उनका प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें ही स्टैंडर्डाइज करके आगे कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं तो देखो, प्रहलाद हो गया, विद्वान हो गया, प्रसिद्ध हो गया, चद्दर हो गया, पत्ता हो गया, गुड्डा हो गया, गड्ढा, विद्या, लट्टू और लट्ठा हो गया। अब है केंद्रीय हिंदी निर्देशानुसार मानक वर्तनी। तो कुछ शब्दों के दो दो रूप होते हैं, जैसे बर्तन, गर्दन, गर्मी, सर्दी, कुर्ता। देखो, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोग किया है। अब है, शब्दों के अंत में प्रयोग किए जाने वाले हलंत का लुप्त हो गया। तो कहीं कहीं जगह हलंत हो गया, जैसे भगवान और महान में हलंत लगता था, अब ये लगाना जरूरी नहीं समझा जाता। अब तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में द्वैत लुप्त हो गया है। जैसे अर्ध हो गया तो अर्ध को पूरा धा बना दिया और रकार लगा दी। कर्तव्य हो गया तो देखो, कर्तव्य को अब ई की मात्रा का प्रयोग किया तो ई की मात्रा हलंत रहित व्यंजनों पर लगती है, जैसे मिट्टियाँ, पट्टियाँ। अब बात करेंगे विभक्ति की। विभक्ति चिन्ह जानते हैं, संज्ञा शब्दों को अलग तथा सर्वनाम शब्दों को मिलाकर लिखे जाएंगे। राम को उसको, तो देखो राम को उसको विभक्ति है। अब है अगला, संयुक्त क्रियाएं अलग लिखनी चाहिए, जैसे लिख रहा है। संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग किए जाने वाले श्री, जी आदि शब्द से अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा जी, श्री शर्मा जी आदि। अब है क्रिया विशेषण, अव्यय आदि
में या व वा की जगह स्वरात्मक प्रयोग किए जाएंगे। जैसे गए के स्थान पर गया हो गया, गई के गई ई की मात्रा, हुआ की जगह हुआ हो गया। अब है जहाँ या शब्द का मूल तत्व हो वहाँ या ही रहेगा। जैसे स्थाई है, अशुद्ध है, इसका सही मानक है रूप है स्थाई। तो देखो जो सही है उसको आप नहीं लिख सकते, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गंगा है तो गंगा के स्थान पर अंकी बिंदी का मात्रा का प्रयोग किया गया। चंचल है तो अंकी बिंदी का मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे गंदा है तो गंदा के स्थान पे ना आता है बीच में गंदा। अब शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता था, अब उसकी जगह एक छोटी सी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखते हैं तो एक बिंदी का ही प्रयोग होता है। अब विसर्ग का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों संस्कृत शब्दों पर किया जाता है जो हिंदी में उसी रूप में लिखे जाते हैं। जैसे संभवतः, प्रातः, अतः आदि। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया के साथ लिखा जाएगा। जैसे खाकर, पीकर, उठकर आदि शब्दों में। अब है युग्म शब्दों के बीच हाइफन या योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या ऐसे हाइफन बोलते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता, जल और वायु, तो ऐसे ही पिता पत्र, पिता पुत्र होता, पत्र लिखा है इसमें आप ध्यान दें, पिता पुत्र होता है। अब आगे है लिपि। लिपि क्या होती है कि भाषा को सही रूप देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब आपके में देखें तो मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए आरेखी चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया, भाषा को निश्चित चिन्हों में बांधने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी से गुजराती व बांग्ला भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। संस्कृत हिंदी की जननी मानी जाती है, इसलिए लिपि इसकी देवनागरी है। अब है संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की अरबी और फारसी, नेपाली की देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी और अंग्रेजी रोमन है। हिंदी है तो भी देवनागरी है। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे तो देवनागरी जो लिपि है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ लिपि है। इसमें हर प्रकार के जो वचन होते हैं उसको प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है और वैसा ही लिखा जाता है। अब देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के सभी अक्षरों के चिन्ह विद्यमान है। अन्य लिपियों में यह गुण नहीं है। सही बात है कि अधिकतर लिपियों में यह बात संभव नहीं होती है। अब अगला है, इसी के साथ देवनागरी का अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। इसके बाणों का उच्चारण क्रमन, हाँ देखो देवनागरी में जो बाण आते हैं वो क्रम के अनुसार ही लिखे जाते हैं, उच्चारण के क्रम के अनुसार, बोलने के आधार पर ही लिखे जाते हैं। पहले स्वर आते हैं फिर उनके पश्चात व्यंजन आते हैं। अब है व्याकरण। तो व्याकरण का शब्दार्थ है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब उसका अनुसरण करना। शब्द बी आप स्वर कृत धातु में जोड़कर फिर अन प्रत्यय बी प्लस आप प्लस का क्रा अन लगाकर बनाई है। व्याकरण का पर्याय है व्याकृति अर्थात आकृति। तो आकृति भाषा का शरीर विज्ञान। भाषा का शरीर विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो भाषा में शुद्धता अशुद्धता की बातें होती हैं उनका ज्ञान व्याकरण के थ्रू ही मिलता है। अब व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों को शुद्ध बोलना, पढ़ना और प्रयोग करना सिखाता है। तो अब व्याकरण के अंगों के बारे में बात करेंगे तो
व्याकरण के मुख्यतः तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार के बारे में बात करें तो वर्णों के भेद, वर्णों के स्वरूप, वर्णों के आकार, वर्णों का उच्चारण स्थान, इनके बारे में चर्चा वर्ण विचार में ही की जाती है। और शब्दों के बारे में तो शब्दों के भेद, प्रकार, लिंग, वचन, विराम चिन्ह आदि का वर्णन शब्द विचार में ही मिलता है। अब वाक्य विचार की बात करें तो वाक्यों के अंग, रचना, उत्पत्ति, वाक्य विश्लेषण, भेद, विराम चिन्ह आदि का वर्णन वाक्य विचार में किया जाता है। व्याकरण के लाभ। अब व्याकरण के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे तो व्याकरण भाषा की रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है? कि भाषा में कोई त्रुटियां ना हो, उनकी आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए व्याकरण की सहायता ली जाती है। और व्याकरण का प्रयोग से शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध उच्चारण किया जाता है, वाक्यों का सही बनावट आदि ज्ञान होता है। और तीसरी बात, भाषा के शुद्ध प्रयोग और शुद्ध बनावट के आधार पर इन्हें सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कैसे? कि भाषा का जब हम शुद्ध रूप लिखेंगे तो उसके प्रयोग से सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, क्योंकि हम सही सही लिखेंगे तो अच्छा महसूस करते हैं। अगर व्याकरण नहीं होती तो हम कैसे जान पाते कि ये गलत है ये सही है? अगर सही गलत का अंदाज़ा नहीं हो पाता तो फिर हम जैसा चाहे पढ़ते, लेकिन व्याकरण के थ्रू हम वर्णों और अक्षरों और सभी वाक्यों के बारे में उनका सही सही प्रयोग करते हैं। अब ये पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में हम आपको अभ्यास के बारे में बताएंगे।